वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल साइंस बूस्टर सीरीज नंबर 3। एंड आज इस सीरीज का लास्ट क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था। और उसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारी चीजें हैं। और फिर हम लोग देखेंगे आज कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। और एक तरह से बोला जाए तो प्रीवियस जितने भी हम लोग क्वेश्चंस को किए थे या तो क्लासेस को हम लोगों ने किया था मिलकर, उसको आज हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले ये बताइए, आर यू रेडी गाइस? क्या आप सभी तैयार हैं फॉर टुडेज क्लास? आर यू एक्साइटेड? आर यू, कैन वी गो? यस यस यस, प्राणा, विश्वजीत, मिली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस वर्सेस सीरीज नंबर 3 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिकल थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी, और आज हम लोग करने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर फैक्ट्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अनुसार कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कॉन्फॉर्मिटी विद द प्लान्स अडॉप्टेड, द इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड। किसने यह कहा कि कंट्रोल जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस चीज को कंसिस्ट करता है? तो इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग ऑकर्स इन कॉन्फॉर्मिटी, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सारी चीजें अकर हो रही है क्या वो कॉन्फॉर्म है, जिस तरह से प्लान्स बनाए गए थे क्या उसको वैसे अडॉप्ट किए गए हैं, ये सारी चीजें। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, आप उसको पोल में आंसर करेंगे। आई एम प्रोवाइडिंग। ओके, आज का क्लास बहुत ही एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास में पूरा बने रहिएगा, ध्यान से सारी चीजों को सुनेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लासेस को और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ओके, let's see the result. And nobody has given any answer. Two has marked B and three people have marked C. No guys, the correct answer for this question is Henry Fayol. ठीक है, हेनरी फेयोल ने कंट्रोल को लेकर अपना ये स्टेटमेंट दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसको अभी क्लास के बाद नोट से देख के उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, हालांकि पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं आज आपको इसी क्लास में आगे। ठीक है, तो ये जो फेमस कोटेशन था कंट्रोल के ऊपर लेकर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होता है उसके लिए, तो ये हेनरी फ्योल का था। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक that plays significant role in development of organization classical organization theory? If anyone knows, do comment fast. If you don't know, write no. But I think most of you सबको पता होगा। Yes, it is very good. General and management नहीं है पूरा नाम? क्या किन्हीं को पूरा नाम याद है? If anyone knows the full name, yes. uh, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द फुल नेम वाज द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो था आपका हेनरी फ्योल के द्वारा लिखा गया था। और इन विच ईयर दिस बुक वाज पब्लिश्ड, इन विच ईयर? इफ एनीवन नोज डू कमेंट फर्स्ट। किस ईयर ये बुक आया था? क्योंकि आज हम लोग सारी चीजों को रिवीजन करने वाले हैं तो आपका पार्टिसिपेशन क्लास में होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो, राइट सिंपली नो, देयर इज नो इशू। यस प्राणा, वेरी गुड। 1916, ये बुक जो आपकी 1916 में आई थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एक्शन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी वो सारी चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? ए 1 2 3 4। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, गिव योर आंसर इन द पोल। Yes, yes. Do answer in the poll box. And these are very interesting questions and also important for your exams, for your understandings. Okay, let's
3, 2, 1, go, bingo. And I am saying that Prajna, Narendra, Neil, Harsh, Millie, क्षितिज 6 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो इस पे डिस्कशन उस समय हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द व्यू दैट मैनेजरियल टेक्निक्स एंड स्किल्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग आर सेम इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. इनमें से कौन से लोगों ने ये कहा कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में सेम चीजें होती है? हेनरी फेयोल, एपी फॉलेट, लूथर गुलिक, लिंडन उडविक. ओके ओके, लेट्स सी आप लोगों को कितना याद है प्रीवियस क्लासेस की चीजें. आप लोगों ने रिवीजन किया भी है या नहीं, ये सारी चीजें आज चेक हो जाएगी. यस यस, 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, go. बिंगो. एंड आई एम सेइंग दैट क्षितिज, लिंगराज, नरेंद्र, प्राणना, हर्ष, 5 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है. कॉन्ग्रेचुलेशन. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, लूथर गुलिक एंड लुंडन उर्विक. ये सारे लोगों ने ये बात किया कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में सेम चीजें होती है. क्या आप बता सकते हैं क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात इनमें से कौन से थिंकर ने किया था? हु टॉक अबाउट क्रिएटिव एक्सपीरियंस? डू कमेंट फास्ट. लेट्स सी. Who talk about creative experience? Yes, Prana. Very good. Any more comment? Anyone? Any more comment? Do fast. Your participation is important in today's class. Yes. यस नील, एमपी फॉलेट. थोड़ा सा और लिख देते, कोई बात नहीं, थैंक यू. तो एमपी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था. और मैरी पार्कर फॉलेट ऐसी प्रथम, मतलब फर्स्ट स्कॉलर थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थी, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को और बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को, दोनों को एक कनेक्ट करके एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी. तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4. Going for the next question, and your question is, who is the author of the book Work and Authority in Industry? Very interesting, very interesting. Okay, let's see आप लोगों को कितना याद है लास्ट क्लासेस की चीजें. ओके, 8, 7, 6, 5, 4. अभी तक 2 लोगों ने आंसर नहीं किया है. वो लोग कहाँ चले गए क्लास को छोड़ के? चलिए, लेट्स सी. तो प्राणना, क्षितिज, लिंगराज, 3 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है और बाकी लोग इसका आंसर गलत दे दिए. कोई बात नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेनहार्ड बेनेडिक्ट. ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये बुक जो आई थी आपकी 1956 में आई थी, याद रखिएगा, पब्लिश इन 1956. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच द फॉलोइंग करना है. हालांकि ये क्वेश्चन आपको पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर से चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अगेन ये क्वेश्चन आपके सामने आया है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए. आई एम प्रोवाइडिंग द पोल. ओके ओके, किसी ने हैंड रेज किया है. कैन यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ देयर इज एनी इशू? क्या कोई इशू है आवाज में, पीपीटी में? इज एवरीथिंग इज फाइन? 4, 3, 2, 1. लेट्स सी. ये क्वेश्चन सब लोग करेक्ट करने चाहिए आई थिंक. तो क्षितिज, नरेंद्र, प्रांगना, लिंगराज, सिर्फ 4 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है. हाउ इज पॉसिबल? ये तो क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं हम.
कोई बात नहीं, चलिए तो फिर से एक बार रिवीजन देखते हैं कि कौन से वो थिंकर्स थे जिन्होंने ये कहा कि जितने भी क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जा रहे हैं जो सेकेंड फेज में बनाए गए थे, वो सिर्फ प्रोवर्ब्स हैं, वो सिर्फ कहावत हैं। तो ये बात हर्बर्ट साइमन कहे थे, सबको पता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किन की बुक है? तो ये आपका हेनरी फ्योल इससे एसोसिएटेड है। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर आई बार्नार्ड। इसके साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉर्स्टन मार्क्स इससे संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए। अच्छा, एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हर्ष बोल रहे हैं सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से करवा दो। हर्ष शायद आपको पता नहीं होगा, अभी तक मैंने ये जो आपका क्लास है हर्ष कुछ नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं हर्ष, इफ यू डू नॉट स्टडी एनीथिंग देयर इज नो एनी इशू। आपको एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जाइएगा रिकॉर्डिंग सेक्शन में, ठीक है, और वहां पर आपको प्रीवियस जितने भी क्लासेस हैं टोटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमने 6 क्लासेस कंडक्ट किए हैं। आप 6 क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स को देख लेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाले थे हम कि एफएम मार्क्स, मॉर्स्टिन मार्क्स जो थे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को 4 भाग में डिवाइड किया था, 4 टाइप बताए थे। कैन यू कमेंट व्हाट आर दोज 4 टाइप्स? व्हाट आर दोज 4 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? अगर आपको नहीं पता है तो अभी हम उसको बताएंगे। इफ यू डोंट नो राइट सिंपली नो। यस अंकिता, वेरी गुड। पैट्रोनेज, मेरिट, एनी मोर, कास्ट, यस वेरी गुड। वन मोर, एक और था उसमें, यस गार्जियन, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जो एफएम मार्क्स है, ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को 4 भाग में बांटा था। ठीक है, विश्वजीत अगर आपके साइड से प्रॉब्लम है तो आप फिर से एक बार रिज्वाइन कर ले, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ओके, सॉरी। तो हमें देखने को मिलता है कि जो एफएम मार्क्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी को 4 भाग में बांटे। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने बताया, पहला गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, दूसरा कास्ट ब्यूरोक्रेसी, तीसरा पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, और चौथा बताया उन्होंने मेरिट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ये कई बार एग्जाम्स में आपके पूछ चुका है, इसलिए आप इसको, इन चीजों को नोटबुक में अभी नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इसका करेक्ट आंसर 1। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कंप्लीमेंट द इकोनॉमिक मैन कंसेप्ट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, रीजन ये बोल रहा है कि मटेरियल रिवॉर्ड्स आर इंसेंटिव्स फॉर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क हार्डर फॉर मोर मटेरियल बेनिफिट्स। आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा आंसर करेक्ट है। आई एम प्रोवाइडिंग पोल। ओके ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करेक्ट देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। 5 4 3 2 1 गो गो गो। लेट्स सी, तो अंकिता, क्षितिज, प्राणना, कल्याण, 4 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है, बाकी लोग इसका आंसर करेक्ट नहीं कर पाए। अच्छा, क्लास में टोटल 10 लोग हैं जिसमें से मात्र 7 लोग ही आंसर दे रहे हैं। 3 लोग कहाँ हैं? खाना पका रहे हैं क्या वो लोग? चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिकॉज हम लोग देखते हैं सर्सन रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है व्हाई एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं कि मोटिवेशनल कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मैन, बिकॉज वो सोचते थे कि क्या होता है एक्चुअली में, मटेरियल रिवॉर्ड जो होते हैं वो इंसेंटिव की तरह, वो मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। हर्ष बोल रहे हैं सर आयर का भी बता दो। हर्ष, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आयर की मैंने अभी क्लास ली थी शुरू में, बट उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, देर इज नो रिकॉर्डिंग, उसकी क्लास अभी हम आगे लेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग क्वेश्चन एक काम करेंगे, लास्ट में पूछ लेंगे। ठीक है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है, एक वजह से सबको डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following was not supported by F.W. Taylor in his scientific management theory? इनमें से कौन सा एक कॉन्सेप्ट था जो F.W. टेलर ने नहीं दिया था? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल।
ओके, लेट्स सी कितने लोगों ने क्लास को रिवीजन किया है। Okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Let's see. अंकिता, क्षितिज, नरेंद्र, 3 लोग ही इसका आंसर करेक्ट दे पाए हैं। नो, द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ टूल्स। उन्होंने इसकी बात नहीं की थी, उन्होंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात की थी, इकोनॉमिक मैन की बात की थी, इफिशियंसी इवैल्यूएशन एक्सपर्ट के लिए भी जिसके लिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप उन्होंने लगाया था उसकी बात की थी बस, बट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स इसकी बात उन्होंने नहीं की थी। इसकी बात, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स इसकी बात उन्होंने नहीं की थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो अब हम लोग आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले उसको समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर हम और बाकी सारे क्वेश्चन, चूंकि आज हम 20 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आर यू रेडी गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? ओके ओके, थैंक यू सो मच नील, क्षितिज, नरेंद्र, अंकिता, प्राणना, यस वेरी गुड। चलिए तो ओके, तो हम लोग ये देखते हैं, जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कहाँ से निकल कर सामने आता है। तो जैसे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को पढ़ते हैं, उसमें कंट्रोल को पढ़ते हैं, उसमें हायरार्की को पढ़ते हैं, और सारी ऑथोरिटी को पढ़ते हैं। तो ये सारे चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है जो है कंट्रोल, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आपका स्कूल का कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो आपका एक बड़ा सा एनजीओ हो, या तो बड़ा सा आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो। लेट्स टेक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप, हायरार्की, इफिशियंसी, ये सबके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वह है कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो भी काम हो रही है उसमें कंट्रोल हो, उसमें एक बैलेंस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल इज एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। इसका मतलब यह है कि आपने जो डिटरमाइन किया था, आपने जिस मोटिव को लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो चीजें उससे अचीवमेंट हुई या नहीं हुई, इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम लोग कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कंट्रोल किस चीज में हेल्प करता है? तो एक नियंत्रण, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारे जितने वर्कर्स हैं, जितने भी उसके अलग अलग पॉलिसीज हैं, जितने अलग अलग उसके प्लान्स हैं, जब तक हर में बैलेंस नहीं होगा, जब तक हर किसी के बीच में कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हम उसकी इफिशियंसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं सर वो इफिशियंसी होगी ही नहीं। तो इस तरह से कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाउ, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं? नंबर एक, बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ये भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि बच्चे जो आए वो पढ़ने के मोटिव से आए, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आप जो है पूरे फ्रेश होकर आए। नंबर तीन, आप जो भी चीज एक्स्ट्रा बताई जाती है उसको लिखे। नंबर चार, और भी ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बने होने चाहिए, ताकि तभी आपका एक कंट्रोल बन पाएगा। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, क्या वो परफॉर्म कर रही है, क्या उसकी आउटकम है या नहीं है, और है तो कितनी है। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ कंपैरिजन, कंपैरिजन ये मतलब आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ, क्या 5 क्लास पहले की चीजें और आज की चीजें में क्या डिफरेंस है, क्या पहले से आज चीजें इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एक्चुअल डेवलपमेंट और जो एस्टेब्लिश्ड गोल ऑफ डेवलपमेंट था, उन दोनों के बीच में कितना फासला है, इन दोनों के बीच में कितना कम, मतलब कितना गैप है, उसको कंपैरिजन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर नोइंग द कंट्रोल, फॉर नोइंग द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ करेक्टिव एक्शन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीजों को सुधारने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में बहुत सारे 100, 200, 500 लोग नहीं आ रहे हैं,
तो आखिर किस वजह से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजों को पता लगाना और उसके लिए फिर से काम करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, करेक्टिव एक्शन को लेकर वो बहुत अलर्ट होनी चाहिए, तभी उसके अंदर में एक कंट्रोल एस्टेब्लिश हो सकती है। तो अब इसके लिए कंट्रोल को लेकर अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग अपने अपने डेफिनेशंस प्रोवाइड किए हैं। ये डेफिनेशंस आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, इसलिए हम एक दो तीन का तीन को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी आप एक पढ़ लीजिएगा। हेनरी फ्योले कहते हैं, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया था, कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग व्हाट। कंट्रोल जो है वो कंसिस्ट कहां करता है, वेरीफाइंग, वेरीफाई करने में। क्या वेरीफाई करने में, वेदर एवरीथिंग अकर्स इन conformity with the plans adopted and instructions issued, the principles established। क्या जो इंस्ट्रक्शंस इश्यूड हुए थे उसके अकॉर्डिंग, क्या जो प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश की गई थी उसके अकॉर्डिंग क्या सारी चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। इसके साथ साथ पीटर ड्रकर क्या कहते हैं, कंट्रोल मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम। कंट्रोल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या मेंटेन करता है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बिटवीन व्हाट, बिटवीन एंड एंड मींस, आउटपुट एंड एफर्ट्स। मतलब जो भी आपके इनपुट है, जो भी आउटपुट है, उसके बीच में कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। न्यूमैन एंड समर है, ये क्या बोलते हैं, द एम ऑफ कंट्रोल इज टू एश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कन्फर्म्स एज क्लोजली एज पॉसिबल टू एस्टेब्लिश गोल्स। मतलब जो आपने एस्टेब्लिश किया था गोल्स को, जो आपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के पहले जो गोल्स डिटरमाइन किया था, क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अचीव नहीं हो रहा है तो किन कारणों से नहीं हो रहा है, अगर अचीव हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो ये सब को जानने में कंट्रोल जो है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियंत्रण, कब कितना स्टेप लिया जाए, कब किस चीज को बोला जाए, कब किस व्यक्ति को उसको गिफ्ट दिया जाए, या बोल सकता हूँ उसको मोटिवेशन दिया जाए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें एक बहुत सारे अलग अलग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें सबसे बेसिक और सबसे जो एंशिएंट टाइप का बोल सकते हैं, क्लासिकल टाइप है, वो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एक ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि मैं क्लास में भी देख रहा हूं, तो एक एक लोगों को बोलूं, नील को, अंकिता को, प्राणना को, एक एक लोगों को ऑब्जर्व करूं, लेकिन दैट इज मच टाइम टेकिंग। वो क्या होगा, बहुत सारा टाइम लेगा हमसे। उसके साथ साथ एक ये हो सकता है कि कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए हम कंट्रोल रिपोर्ट बनाएं। कंट्रोल रिपोर्ट बनाएं यानी कि अलग पूरे ऑब्जर्वेशन को लेकर लास्ट में एक रिपोर्ट बनाएं और उसको फिर पब्लिश करें और फिर बोले कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हैं। इसके साथ साथ ये हो सकता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको ऑब्जर्व करो, यानी कि यू आर नॉट ऑब्जर्विंग इच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर ऑब्जर्विंग ओनली द एक्सेप्शंस दैट आर गोइंग ऑन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक ये भी है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको आज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ जो अदर है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड बजटरी मेथड, ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो आज का जो है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि MBO, ठीक है। तो आर यू रेडी गाइस फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? क्या है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, क्या आपको पहले से इसके बारे में पता है? इफ यू नो राइट यस। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है सिंपली राइट यस। इफ यू डोंट नो राइट नो। अंकिता को नहीं पता है, कोई बात नहीं, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी लोग बताएं, प्राणना नो, बाकी लोग नरेंद्र नो, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप सबों के लिए और खास करके मेरे लिए भी ये बहुत ही मोटिवेशन के काम है। कैसे? कुछ ऐसा पढ़ाया जाए ताकि आप लोगों को नया लगे, इंटरेस्टिंग लगे। वेरी गुड। चलिए, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, नाम से क्या पता चल रहा है? चीजों को मैनेज करना है, चीजों को कंट्रोल करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियां हैं, क्या 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 चीजें हैं, सबको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे? बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उसके अलग 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 जो उसके एम्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, उसको डिटरमाइन करके। जैसे कॉमन से एग्जांपल, मेरा जो अभी का मैं क्लास ले रहा हूँ, इसका मेन गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना मैं दे पा रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एजुकेशन, वो सबका 100% आउटपुट हो, वो सारी चीजें आपके माइंड तक 100% पहुंचे। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है
कि सारी की सारी चीजें अगर मैं खुद अकेले डिसाइड करूंगा तो क्या आपको लगता है दैट विल बी इफेक्टिव? डू यू रियली फील दैट इफ अगर मैं सारी चीजें खुद अकेले डिटरमाइन करूं तो क्या वो इफेक्टिव होगी? बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, विश्वजीत, प्राणनाथ, क्षितिज, वेरी गुड। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके लीडर्स अपने वर्कर्स के साथ मिलकर, ध्यान से, उसके लीडर्स जो है अपने वर्कर्स के साथ मिलकर सारी चीजों को ऑब्जर्व करें और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसके लिए इफेक्टिव तरह से कलेक्टिवली मिलकर एक साथ काम करें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि सब लोगों को उनका एक बोल सकते हैं टारगेट गोल बता दिया जाता है और वो सभी फिर अपने अपने धुन में अपने अपने काम को करते हैं। ठीक है, जैसे प्रार्थना को ये मतलब कह दिया गया कि आपको पार्टिकुलर ये काम करना है विद इन 5 मिनट, तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो विद इन 5 मिनट मैक्सिमम फोकस्ड होकर वो उस काम को करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये कैसा है? एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है that aims to provide the performance of an organization by clearly, ध्यान से, by clearly defining objectives that are agreed by both management and employee। ये वैसा ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के द्वारा मिलकर उसमें एग्री किया जाए और उसके साथ आगे बढ़ा जाए। तो ये सबसे ऐसा नहीं था कि पीटर ड्रकर जो है इसको सबसे पहले बताया, पीटर ड्रकर से भी पहले ये सारी चीजें थी हमारे पास में, लेकिन पीटर ड्रकर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको सिस्टमैटिकली लिखकर और अपनी बुक में, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, याद रखिएगा, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो बुक है पीटर ड्रकर की, इसमें उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करके लिखकर और इसे प्रोवाइड किया था हम लोगों के सामने। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। पहला, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। दूसरा, हु गेव दिस कॉन्सेप्ट। तीसरा, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी बुक है और कब आई थी, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में जॉर्ज ऑर्डिनोर जो है, ठीक है, वो कुछ कहे हैं। वो क्या कहे हैं हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। आई थिंक थोड़ा सा आपको बोरिंग फील होगा बट ध्यान से सुनिएगा। ये है, वो ये कहते हैं, द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस। इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाय ए प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट मैनेजर, जहां पर एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट मैनेजर ये दोनों मिलकर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल। ध्यान से, वो दोनों मिलकर इसके गोल को, कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में नरेंद्र का क्या रोल होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में विश्वजीत का क्या रोल होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्राणा का क्या रोल होगा, अंकिता का क्या रोल होगा, इस सबको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको बताया जाए। इसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेड एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और उसका रिजल्ट जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे वो बाद में वो प्रोवाइड करे। एंड यूज दीज मेजर्स एज ए गाइड, और ये जो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपके लिए गाइड का काम करेगा फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो ये फेमस कॉन्सेप्ट आपके पीटर ड्रकर देते हैं। तो इज इट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? आप समझ पाए व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर गाइस, या बोर हो गए आप? यस 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 प्राणा, वेरी गुड। विश्वजीत, वेरी गुड। तो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअली भी पूछ सकता है, जैसे मन तैसे वो घुमा फिरा कर पूछ सकता है, इसलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, इसको समझ लेते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू improve organizational performance by clearly defining objectives that are agreed by both management and employees. According to this theory, having to say in goal setting and action plans encourages participation and commitment among employee as well as aligning objectives across the organization। मतलब इसमें जो सबसे मेन ये चीजें हैं वो है इसमें गोल डिटरमाइन करना और इसके साथ साथ कमिटमेंट। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलने के लिए, रन होने के लिए, सक्सेस होने के लिए उसके वर्कर्स और मैनेजर दोनों का कमिटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिक्स हैं। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आर्ग्यू दैट इट लीड्स टू एम्प्लॉय ट्राइंग टू अचीव द सेट गोल्स बाय एनी मींस नेसेसरी, ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी। मतलब ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं हमने क्षितिज को कोई रोल दे दिया था या हमने नरेंद्र को कोई रोल दे दिया था कि आपको 5 दिन में ये काम करना है,
लेकिन हो सकता है उस 5 दिन में उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और उसकी वजह से वो उसे नहीं भी कर पा सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि आपको किसी भी हाल में उन दिए गए टारगेट को आपको फुलफिल करना ही है। मतलब ये है कि जो पर्सनल एस्फेयर की जो चीजें होती है, इसको ये कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेनिफिट के लिए ये इग्नोर करता है। ठीक है, तो दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो आई थिंक ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए अब क्लियर होगा। क्या क्लियर है गाइस? इज एवरीथिंग इज क्लियर? कैन आई गो फॉर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस? यस यस, विश्वजीत, तान्ना, नील, यस, वेरी गुड। यस अंकिता। चलिए तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। अकॉर्डिंग टू होम for public administration in late 1916 was like a war। मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सब लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। ओके ओके ओके, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। ओके चलिए, तो आज इस अजनबी लोग को भी समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये कौन से अजनबी लोग हैं? चलिए 4 3 2 1 गो गो गो। तो अंकिता, क्षितिज, नरेंद्र, विश्वजीत, प्राणना, 5 लोगों ने करेक्ट किया है। सिर्फ एक लोग जो है वो गलत किए हैं। कोई बात नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट टी गोलमवेस्की। कैसे? हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने ये कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो फेज था 1960, उसमें ये कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वॉर का सिचुएशन में आ गया था। मतलब ना तो उसकी कोई जान थी, ना तो उसकी कोई पहचान थी, सिर्फ वो अपने आप में परेशान थी। ठीक है, लाइक समथिंग दैट। तो अब ये है रॉबर्ट टी गोल्डवेस्की, वो कौन है, वो उनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो होता है वो 1932 में होता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया वहां पे पढ़ाते हैं। ठीक है, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो उसको लिख लीजिए। रॉबर्ट टी गोल्डवेस्की की जो बुक है वो है हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है, हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following talked about public administration dichotomy? ये भी आई थिंक आप लोग सभी करेक्ट करेंगे इसको, कोई भी लोग इसका गलत नहीं करेंगे। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग from each of you to have correct answer of this question at least. Let's see. Okay. ओके, तो अंकिता, प्राणना, विश्वजीत, नरेंद्र और लिंगराज, वेरी गुड। 5 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को जो पढ़ना शुरू किया गया, इसको सबसे पहले वुड्रो विल्सन ने पढ़ा था। वुड्रो विल्सन अपनी फेमस आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो अमेरिका था, वहां पे ये समथिंग उससे इन्फ्लुएंस होकर आगे बढ़ा था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली शायद वो एक वहां का मैगजीन निकलता था, उसमें ये सारी चीजें पब्लिश हुई थी। तो वुड्रो विल्सन वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, यानी कि उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है और आपका पॉलिटिक्स जो है वो अलग चीज है। देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन बोथ। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस वर्ष आई थी? इन विच ईयर दिस बुक आर्टिकल वाज पब्लिश्ड? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? डू कमेंट फास्ट। कान्हा लिख रहे हैं 1926, नील लिख रहे हैं 1886। एनी मोर कमेंट? एनी मोर कमेंट? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यस लिंगराज, वेरी गुड, 1887, 1887।
ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following said would development administration is an action oriented, goal oriented administrative system? I am providing the poll. ओके, चलिए आज हम लोग थोड़ा समझते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको भी समझेंगे। ओके, तो अंकिता, नरेंद्र, लिंगराज, क्षितिज, 4 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एडवर्ड विटनर। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से समझिए क्या चीजें हैं। बाद की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी में बाद में क्या किया गया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की प्रक्रिया शुरू हुई। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब किसी भी कंट्री में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कितना एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, उसके स्टडी की ये बात करता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप कॉपी में अभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, हु कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? तो आई थिंक सबको पता होगा। इफ यू नो, डू कमेंट फास्ट। लेट्स सी, ये मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूं, इसलिए आई थिंक सबको पता होगा। डू कमेंट फास्ट। हु कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? यस अंकिता, यस लिंगराज, यस यस प्रांजना, वेरी गुड। यूएल गोस्वामी। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का नाम आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, यानी कि टर्म को सबसे पहली बार यूज किया था। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन ये आता है कि हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? डू यू नो? सिंपली राइट यस और नो। डू यू नो हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? सिंपली राइट। इफ यू डोंट नो, देयर इज नो इशू, वी आर हियर टू लर्न। हम लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। डू कमेंट फास्ट। एडवर्ड विनर नहीं, अंकिता सी नो, वो नहीं है। प्रार्थना, यस प्रार्थना, वेरी गुड, आपने नो लिखा ईमानदारी के लिए। गुडनॉव भी नहीं है लिंगराज, गुडनॉव को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। नील को भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलिए। तो ओके, नहीं, पीटर ड्रकर भी नहीं है। ओके, चलिए समझते हैं। फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग समझते हैं, वो एक अमेरिकन स्कॉलर और एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज ग्रांट। ठीक है, GORGE, जॉर्ज ग्रांट, GRANT। ठीक है, आप इसको सर्च कीजिएगा। जॉर्ज ग्रांट जो है, उनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में स्टडी में, डेवलपमेंट में, एडवर्ड विगनर जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके और अपना कॉन्सेप्ट, एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने में। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड, इट इज ए गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मतलब कि किसी भी देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म और हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, इसको याद रखिएगा। ओके, द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज फोकस्ड ऑन। 6 लोगों ने करेक्ट आंसर, 6 लोगों ने आंसर दिया है। लेट्स सी,
अंकिता, प्रार्थना, कल्याण, लिंगराज, नील, क्षितिज, वेरी गुड, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ कॉन्सेप्ट बुक है और दूसरी तरफ उसके राइटर्स हैं, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यू हैव इनफ टाइम, आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। मैं पोल दे रहा हूं आपको। ओके, आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आराम से आंसर करना है। देयर इज नो हरी। ओके, 3, 2, 1 गो। ओके, तो अंकिता, क्षितिज, लिंगराज, नील, कल्याण, प्रार्थना, वेरी गुड, 6 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। करेक्ट आंसर इज बी। कैसे? क्रिएटिव एक्सपीरियंस किससे है? तो आपका एमपी फॉलेट से है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? लूथर गुली का, नूरविक का है। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट अभी हमने बात किया, किसका है? ये हेनरी फ्यूल का है। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुने एंड रैले होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, डू रीड केयरफुली। ओके, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, लेट्स सी द रिजल्ट। अंकिता, नरेंद्र, लिंगराज, क्षितिज, 4 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, करेक्ट आंसर है वो बी है। कैसे? इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? तो सबको पता है, डब्ल्यूरिक्स। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन। इसके बाद आपका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात किसने की? तो विलोबी। और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात किसने की? तो ढाल ने की। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको बुक्स एंड ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग करना है, डू केयरफुली। आप सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ लें। ओके, 10 सेकेंड्स। ओके, तो अंकिता, नरेंद्र, सॉरी, अंकिता, नील और कान्हा, 3 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कैसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ड्वाइट वाल्डो। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वी ऑस्ट्रॉम। इसके साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? एफ एम मार्क्स। और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? आपके विलोबी। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लेज इम्फेसिस ऑन, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हमने पढ़ाया था, एल्टन मेयो ने इसे दिया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीजों पे ये थ्योरी इम्फेसिस की थी। ओके, 10 more seconds।
ओके, अंकिता, प्राणा, लिंगराज, फिर से 3 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। देखिए हम, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। कैसे? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो था वो कभी भी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या बोल सकते हैं कि आपका हेनरी फ्योलो टेलर जैसे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया गया था। इसमें इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट था, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट था और इनफॉर्मल ग्रुप इंपॉर्टेंट था। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फिर से करना है। एक तरफ आपके बुक्स हैं, दूसरी तरफ ऑथर्स हैं। डू रीड केयरफुली। ओके ओके, 8 सेकेंड्स। ओके 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 ओके, तो प्राणा, नरेंद्र, 2 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। करेक्ट आंसर इज बी। कैसे देखते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फ्योल। इसके बाद थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, चेस्टर आई बार्नार्ड। चेस्टर आई बार्नार्ड की एक और इंपॉर्टेंट बुक है, अभी उसकी बात करते हैं। और इसके बाद द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो आपका है रेनेसिस लिंकार्ट। ठीक है, लेनेसिस लिकर्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या बता सकते हैं कि चेस्टर बार्नार्ड की कौन सी फेमस बुक है? बहुत ही फेमस बुक है। व्हाट इज द फेमस बुक ऑफ चेस्टर आई बार्नार्ड? डू कमेंट फास्ट, लेट्स सी कितने लोगों को याद है। वेरी फेमस बुक, वेरी फेमस बुक बाई चेस्टर आई बार्नार्ड। यस 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 अंकिता, वेरी गुड। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस है, फंक्शन सिर्फ नहीं, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो बुक है वो आपका चेस्टर आई बार्नार्ड का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो पहले ये बताइए क्या आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या क्वेश्चन सही है? आर यू एंजॉइंग गाइस फॉर द क्वेश्चंस? विद द क्वेश्चंस आर यू एंजॉइंग? यस 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 यस। चलिए, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आप कुछ एक दो क्वेश्चन तो ओरली पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे ओरली पूछे हैं और उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन कि हु रोट द बुक डेवलपमेंट एंड सॉरी पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। हु रोट द बुक पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट? क्या याद है आपको? हु रोट द बुक पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट? If you don't know, do write no. There is no issue because we are here to learn. हमेशा मैं बोलता हूँ। मैस्लो नहीं अंकिता, मैस्लो की यह बुक नहीं है। Any more comment? Who wrote the book Personality and Development? ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देते हैं। क्रिस एर्गिस, डगलस एमसी ग्रेगर, रेंसिस लिकर्ट, डहल। चलिए अब बता दीजिए। If you know, don't know, there is no issue. Write simply no. There is no कोई सन की बात नहीं है, बिकॉज हम सभी नहीं जानते हैं तभी कुछ सीखेंगे। ओके, चलिए, तो आई थिंक इसका आंसर मुझे बता देना चाहिए अब। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी कि पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट जो बुक है वो क्रिस एडग्रिस की बुक है। ठीक है, ये बुक 1957 में आई थी। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1957। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है जो है इमैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। ठीक है, इमैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी, इसके साथ साथ फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी, ये सारे जो थ्योरीज हैं वो क्रिस एडगिस के हैं। एक और क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई? हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई? डू कमेंट फर्स्ट। Who gave the concept of
थ्योरी ऑफ एक्स एंड यस प्राणा, वेरी गुड। डगलस एमसी ग्रेगर, एमसी ग्रेगर, वेरी गुड। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, क्या आपको बुक का नाम याद है? डू यू रिमेंबर द बुक रिटन बाय डगलस एमसी ग्रेगर? नो नो नो, कोई बात नहीं। इनकी जो फेमस बुक है वो है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, याद रखिएगा, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। ओके ओके, एक क्वेश्चन और पूछते हैं और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, कुछ जो क्वेश्चन है वो करेंगे। द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू, ये बुक किसकी थी? द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है हु रोट द बुक? नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफ एनीवन, नो नो, कोई बात नहीं। ये बुक याद रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन है, कई बार एंट्रेंस में पूछ चुका है। द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू जो है वो वही उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑफ या इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग दिया है। इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग किसने दिया है? तो चार्ल्स ए लिंडब्लॉम ने दिया है, ठीक है। यस पांडा, उन्होंने ही लिखा है द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू। तो ये बुक याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो आगे बचे हुए थे उसको फिनिश करते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक तरफ लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। ओके, अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। ओके, तो एक लोग, अंकिता ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है वो आपका रेशनलाइज स्ट्रक्चर है। क्लासिकल थ्योरी जो है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इसके बाद सिस्टम थ्योरी जो है वो आएगा आपका इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। इसके बाद जो डी है बिहेवियर थ्योरी, वो आपका आएगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही आसान है, चूंकि अभी मैंने इसकी बात की है तो आई थिंक सभी लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। ओके, आई एम गिविंग द पोल। ओके, फोर सेकेंड, 3 2 1 गो। 80। तो क्षितिज प्राणना, दो लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और बाकी लोग जो आंसर करेक्ट नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो हर्बर्ट साइमन जब इन डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय ये बताया था कि उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया था, जिस टर्म को आप हमेशा याद रखिएगा, उन्होंने सेटिस्फाइसिंग टर्म यूज किया था। हम लोग सेटिस्फाई यूज करते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई मतलब ऐसा डिसीजन जो हमें सेटिस्फाई कर दे। तो इसी को लेकर उन्होंने टर्म यूज किया था, यानी कि ऐसा डिसीजन मेकिंग किया जाए जो सेटिस्फाइसिंग हो। कल्याण, आई थिंक वहां पे कुछ इश्यू होगा, इसके वजह से आपका नहीं दिखा पा रहा हो, कोई नहीं। अगर आपने सही आंसर दिया था तो कांग्रेचुलेशन, ठीक है। अगर नहीं दिए तो चलिए सीख लेते हैं। तो हर्बर्ट साइमन सेटिस्फाइसिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट, हर्ट्जबर्ग, इनकी बात करें तो इनके बारे में अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी, ठीक है। एमसी ग्रेगर, एमसी ग्रेगर के बारे में हमने बात किया था। और थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई अभी मैंने बात किया था। और किस एग्जिस के बारे में अभी मैंने बताया, इमेच्योरिटी मैच्योरिटी प्रिंसिपल या थ्योरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको मायोस के जो एक्सपेरिमेंट थे और उसके जो टाइम पीरियड थे ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन चेक करेगा आपका रियल अंडरस्टैंडिंग एंड आपको कितना याद है। चलिए, आई एम प्रोवाइडिंग यू इनफ टाइम, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से याद पढ़ लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप सबों के लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 1 गो। चलिए, टाइम निकल भी गया और दो लोगों, अंकिता एंड क्षितिज, दो लोगों ने आंसर दिया, 3 लोग आंसर कर पाए हैं। एक और कौन किए आंसर? यस, प्रांजना ने किया आंसर, लेकिन आंसर उनका गलत हो गया। कोई बात नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको? हम लोग ये देखते हैं कि जब आपके एल्टन मेयो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स रेगुलरली कंडक्ट कर रहे थे तो उसके कई सारे नाम दिए गए थे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, फर्स्ट इंक्वायरी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेट इल्यूमिनेशन। ठीक है, ऐसे ऐसे कई थे जिनको हमने पढ़ाया था आपको। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट और बैंक वाइडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इसमें देखते हैं कि जो सबसे पहले किया गया था, जो फर्स्ट इंक्वायरी, एक मिनट, हाँ, जो फर्स्ट इंक्वायरी किया गया था वो 1923 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो नेक्स्ट था वो आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, और इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो आपका 1924 से 27 के बीच में किया गया था। ठीक है, यानी कि द ग्रेट इल्यूजन, ग्रेट इल्यूमिनेशन थ्योरी जो था वो आपका 1924 से 27 के बीच में किया गया था। इसके बाद जो था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, जो 1927 में किया गया था, लेकिन उसका इसमें बात नहीं पूछा है। मास इंटरव्यूइंग एक्सपेरिमेंट एक किया गया था, जिसका मेन जो काम था वो था सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझना, यानी कि मास इंटरव्यू, सब लोग से इंटरव्यू ले लेके ये पूछना था, एल्टन में वो जानना चाहते थे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है, और इसकी उन्होंने कोशिश की थी 1928 से 31 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन सी जो होगा उसका करेक्ट आंसर, एक मिनट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मास इंटरव्यूइंग 1928 से 31, एक मिनट, ऑप्शन 4, नहीं, एक मिनट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका है 1931 से लेकर 1932। ठीक है, और ग्रेट इल्यूमिनेशन जो है उसका है 1924 से 27। ठीक है, मास इंटरव्यूइंग जो हुआ था वो 1928 से 31 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, एक मिनट। ओके, देखिए, जो फर्स्ट इंक्वायरी हुआ था 1923 में। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट, ये जो हुआ था आपका वो 1928 से 31 के बीच में। इसके बाद जो आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था वो 1931 से 32 के बीच में, और ग्रेट इल्यूमिनेशन जो हुआ था वो 1924 से 27 के बीच में, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट 1924 से 27, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1927, मास इंटरव्यूइंग 1928, बैंक वायरिंग 1931 32। ये सारी चीजें मैंने आपके नोट्स में अच्छे से लिख दी है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन, द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड इन, आज ही ये बुक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुने थे। जो फेमस बुक थी पीटर ड्रकर की, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, वो किस ईयर पब्लिश हुई थी? ओके, लेट्स सी, इन विच ईयर दिस बुक वाज पब्लिश्ड?
यस यस यस। आज ही हम लोगों ने ये चीज को पढ़ा है। पीटर ड्रकर पब्लिश हिज बुक। यस यस यस। 4 3 2 1 गो। ओके ओके ओके। तो क्षितिज प्राणनाथ दो लोगों ने फिर से करेक्ट आंसर दिया है। 1954। 1954 was the year when this book was published, The Practice of Management। ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका आज का क्लास। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट अबाउट नेक्स्ट सीरीज, आपकी क्या डिमांड है। क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है। तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट सीरीज, व्हाट अबाउट नेक्स्ट सीरीज। प्राणा बोल रहे हैं कंपैरेटिव, अंकिता बोल रहे हैं आईआर। आपका आंसर फिर से शो नहीं हुआ कल्याण, आई थिंक कोई इशू होगा फिर। क्षिति बोल रहे हैं कंपैरेटिव, नील बोल रहे हैं कंपैरेटिव। आई थिंक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ लोग ज्यादा हैं और कंपैरेटिव की डिमांड पहले से भी आ रही है। तो एक काम करते हैं, कंपैरेटिव को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक आप लोगों से एक चीज पूछना था मुझे। एक मिनट।